नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हमारे मॉक टेस्ट 2 में। तो अब जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की फाइनल एग्जाम डेट आ चुकी है। रिवाइज टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है 15 मई को। 15 मई के बाद हमारा रिवीजन शुरू हो चुका है और रिवीजन में हम टॉपिक के यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज ठीक है हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने समिति और संस्था में अंतर करते हुए लिखा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। अब ये देखिए, जो 2017 में पेपर हुआ था, जिसका पेपर 18 में हुआ था, पेपर वैकेंसी 17 में आई थी और वो पेपर ऑनलाइन हुआ था एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में। इसके अलावा यूजीसी नेट की परीक्षा में जून 2024 में भी ये प्रश्न, फिर से 14 में ये प्रश्न पूछा गया था और कई बार आपने इस टॉपिक को पढ़ा है, कई बार आपने ये स्टेटमेंट सुना हुआ है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर देना शुरू कीजिए। हाँ कविता जी, ABCD मत लिखा कीजिए। मैंने पहले भी कहा सभी लोगों से, क्वेश्चन नंबर लिखा है, नंबर के बाद लिखिए। ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आता किसका आंसर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 3, 4 तक पहुंच जाएंगे, बहुत से लोग बाद में ज्वाइन करते हैं इसलिए। तो जो भी आंसर आप दे रहे हैं, अगर 1 का A है, B है, C है, तो 1A या 1B या 1C लिखिए। ठीक है, चलिए। तो निम्न में से किसने कहा है कि हम समितियों संस्था में अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट है मैकाइवर और पेज का। जो फैक्चुअल डेटाबेस है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसमें आगे बढ़ते जाना है। जो हाँ क्वेश्चन समझाने वाला होगा मैं आपको वैसे ही क्लियर कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके कूट यहां दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न को समझ लीजिए, प्रश्न को पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है? समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना अनिवार्य है। एक जेल या सुधारात्मक गृह को पूर्ण समुदाय नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें सामुदायिक भावना का ऐच्छिक विकास नहीं होता। संस्थाएं अमूर्त होती हैं जबकि समितियां मूर्त होती हैं। ये 3 स्टेटमेंट से ही पूरा समुदाय और समिति, संस्था और समिति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, समुदाय का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसलिए डिटेल में चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। केवल फैक्ट्स याद करने से काम नहीं चलेगा और पीएससी को ऐसे प्रोफेसर नहीं चाहिए जिन्होंने केवल तथ्य पढ़ के आए हुए हैं। तथ्य पढ़ के जाएंगे और सिलेक्शन अगर आपको हो भी गया तो कब तक मुंह छुपाएंगे बच्चों के सामने जाने में कि सर को केवल फैक्ट्स याद हैं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है। ठीक है, कोई आपको आपके टेबल वाला काम नहीं करना है, कुर्सी के पीछे बैठकर, टेबल के पीछे बैठकर वहां पे लेक्चर लेना है। दिन में 3 से 4 घंटे बोलना है, तो कम से कम उसके लिए चीजों को क्लियर करके पढ़िए। फैक्ट्स याद करके रट्टा मार के मत जाइए। फैक्ट से हो सकता है कि आपका एक सेट या नेट निकल जाए, लेकिन वो सर्टिफिकेट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है अगर आप एपी नहीं निकाल पाए तो, इसलिए एपी को निकालिए। चलिए अब देखिए, सही उत्तर का चयन करना है तो ध्यान समझिएगा। समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना जरूरी है। सही बात है, हम निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यही समुदाय की सबसे पहली विशेषता होती है। मैकाइवर पेज ने भी कहा था कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना, सामुदायिक भावना, ये समुदाय की विशेषता है। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना जरूरी है, ये सही बात है। एक जेल या सुधारात्मक गृह को पूर्ण समुदाय नहीं कहा जा सकता। भले ही जेल एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में है, लेकिन जेल की कैदियों में कोई सामुदायिक भावना नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यह कहना सही है कि एक जेल समुदाय नहीं है। तीसरा, संस्थाएं अमूर्त होती हैं जबकि समितियां मूर्त होती हैं, यह भी सही बात है। समितियां, क्योंकि हम मेंबर होते हैं, समिति के सदस्य होते हैं, समिति ऐच्छिक होती है, विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है, इसलिए वो मूर्त होती है। लेकिन संस्थाएं अमूर्त होती हैं, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। क्लियर? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सभी लोग। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की कुछ मात्रा तक पहचाना जा सकता है। समुदाय की यह परिभाषा समाजशास्त्री द्वारा दी गई है। मैंने पहले भी कहा था, आप परिभाषाओं को याद नहीं कर पाएंगे, आपको याद रखना है कीवर्ड, कि वो कीवर्ड क्या है। इस पूरी परिभाषा में एक ही कीवर्ड है, वो क्या है? सामाजिक संबद्धता।
अब ये सामाजिक संबद्धता की जो बात आती है तो एक किताब आती है लिखी गई सोसाइटी नाम से। ह्यूमन सोसाइटी की बात नहीं हो रही, केवल सोसाइटी। ठीक है, क्लियर? याद आ गया आंसर? ध्यान समझिएगा। समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की कुछ मात्रा तक पहचाना जा सकता है। तो सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन सोसाइटी की बात नहीं हो रही है, सोसाइटी पुस्तक लिखी थी किसने? ठीक है, मैकाइवर ने। पेपर यहां से बिगड़ जाता है। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी की बात नहीं हो रही, सोसाइटी की बात हो रही है। और सामाजिक संबद्धता का जो विचार प्रकट किया है वो मैकाइवर ने प्रकट किया है। कौन सी किताब में? सोसाइटी नाम की किताब में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कथन कारण से जुड़ा प्रश्न है। राज्य एक समिति है ना कि संस्था? बताइए सही बात है क्या? कारण राज्य का निर्माण निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के संगठित समूह के रूप में होता है, यद्यपि इसकी अपनी कार्यप्रणाली भी होती है। तो यूजीसी नेट नवंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य एक समिति है, ठीक है, और राज्य का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। तो ये तो सही बात है। राज्य का निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है, आप और हम सबने कुछ मेंबरों को चुना, उन्हें सरकार बनाई, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका बनी, और कुछ लोगों के हाथ में पावर होती है, वो मिलकर पूरा एक पर्टिकुलर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य काम करता है। जैसे वेलफेयर स्कीम है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो लोक कल्याणकारी एक पर्पस है, इसके लिए कमेटी बनाकर काम किया जाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं मोहल्ला समिति, नगर निगम समिति, पंचायत समिति, तो समितियां है, राज्य एक समिति के रूप में काम करता है। तो ये तो सही बात है कि राज्य एक समिति है। और क्यों है? क्योंकि राज्य का पर्पस ही, निर्माण ही हुआ है निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संस्था की विकासवादी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया कि विचार से लोकरीति और लोकरीति से लोकाचार और लोकाचार से संस्था का निर्माण होता है? अब देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गुजरात के सेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और यूजीसी नेट की परीक्षा में जून 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। ठीक है, यह क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। अब यहां पे पूरा कीवर्ड है, कीवर्ड आपको दिख रहा है सामने, किताब का नाम भी आपको सामने दिख रहा है, सामने वाले की। ठीक है, आपने नाम सुना ही है, फोक वेव्स। किसने लिखी थी? 1906 या 1907 में किताब आई थी, फोक वेव्स। किसने लिखी है? समनर ने। ऐसे क्वेश्चन में याद रखिए, पूरे बहुत से लोग इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ना है, कीवर्ड ढूंढना था। कीवर्ड क्या है? फोक वेव्स। फोक वेव्स की बात आ रही तो आंसर क्या आएगा? समनर आएगा। इतना ध्यान लगाना ही नहीं है। 150 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में। अगर हर क्वेश्चन को तो डिटेल में एकदम सम्मिलित होकर पढ़ेंगे, डूब कर पढ़ेंगे, तो पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो पहले से याद रखिए, कीवर्ड को याद कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा था, परिभाषाओं को पढ़ते समय कीवर्ड को याद कर लीजिए, पूरी परिभाषा याद नहीं करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू समा जाते हैं। सामाजिक जीवन के समस्त पहलू, ये जो शब्द है अपने आप में, सामाजिक जीवन के समस्त पहलू समा जाते हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं समुदाय क्या होता है। ठीक है, समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह भी है। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है? एक लाइन है। वो लाइन क्या है? सामाजिक जीवन के समस्त पहलू। ठीक है, ये किताब आई थी 1960 के दशक में, और किताब का नाम था ह्यूमन सोसाइटी। उस किताब में इस विचार को प्रकट किया गया था। अब ह्यूमन सोसाइटी, आपकी पुस्तक के लेखक कौन है? कम से कम आपको यह तो मालूम होना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? किंग्सले डेविस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न है, जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन है, बाद में इसका आंसर ये दिया हुआ है कूट। लेकिन पहले आप टॉपिक को समझ लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आभासी समुदाय, लघु समुदाय, गेमन सॉफ्ट और नगरीय सीमांत समुदाय। अब ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहले आपका दिमाग हो सकता है आभासी समुदाय आपको याद नहीं आए उस समय, लेकिन लघु समुदाय तो कई बार पढ़ा है ना लोगों ने। लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। तो हमें मालूम है बी का हो गया 1। गेमन सॉफ्ट, गेसल सॉफ्ट की अवधारणा आपने पढ़ी है सामाजिक समूह में, अंतर समूह, बाह्य समूह जब पढ़ते हैं, समदर ने बताया। इसी प्रकार गेसल सॉफ्ट और गेमन सॉफ्ट भी आपने पढ़ा है प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह की अवधारणा को पढ़ने के दौरान। तो गेमन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट की अवधारणा किसने दी है? टॉनीस ने दी है। फिर ठीक है,
अब आते हैं आभासी समुदाय की अवधारणा। आभासी समुदाय की जो अवधारणा है ये दी है किसने? हार्वर्ड रीन गोल्ड ने दी है। तो यहां पे आ गया 4। अब आता है डी। डी का क्या आएगा? नगरीय सीमांत समुदाय। ये कौन है? MSA राव साहब हैं। राजस्थान PCS में पेपर नंबर जो सेकंड है, पेपर नंबर सेकंड के यूनिट नंबर 2 में, ठीक है, नगरीय जब हम प्रशासन पढ़ते हैं, नगरीय जब हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं, तो नगरीय समाजशास्त्र में नगरीय समुदाय में, ठीक है, हमेशा MSA राव साहब को पढ़ाया जाता है। तो वर्गीस साहब हैं, MSA राव साहब हैं, शर्मिला रेगे हैं, ये वो लोग हैं जो काफी चर्चित हैं राजस्थान PCS की सिलेबस में, ठीक है। तो MSA राव साहब ने दिल्ली के पास में 40 किलोमीटर दूर अहिर गांव का भी अध्ययन किया था, विशाखापट्टनम की झुग्गी बस्तियों का भी अध्ययन किया है। तो उन्होंने नगरीय सीमांत समुदाय की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। किसने? MSA राव साहब ने। तो आंसर क्या हो गया? 3। तो सही आंसर क्या होगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3। क्लियर यहां तक? तो यहां से आपको 4 डेटाबेस क्वेश्चन भी क्लियर हो गए कि आभासी समुदाय की अवधारणा किसने दी, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी, गेसल सॉर्ट, गैमन सॉर्ट अभी कई बार सुनने को मिलेगा, या नगरीय सीमांत समुदाय। बाकी 3 तो आपने पढ़े होते हैं। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, नगरीय सीमांत समुदाय से अगर प्रश्न पूछा गया पेपर बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में MSA राव साहब नहीं है। लेकिन यूट्यूब पर देखिएगा, हमने 1 घंटे का लेक्चर लिया था राजस्थान PCS का। तो अगर आपके पास समय हो तो MSA राव साहब, बीना अग्रवाल, शर्मिला रेगे, इनके लेक्चर अपलोड किए गए हैं यूट्यूब पर, देख लीजिएगा। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर एक बार देख लिया जाए, इतनी 1-1 घंटे रील देखते हैं, अगर उसमें आधे घंटे का लेक्चर देख के अगर कुछ नया जानने को मिलता है तो देख लिया कीजिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रश्न नंबर 8 तक हम आ चुके हैं। संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था के रीढ़ होती हैं, यह कथन किस मानव शास्त्री या समाजशास्त्री से संबंध है? UGC नेट के लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन बनाया क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट है, PSC छोटे छोटे स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछती है। संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था की रीढ़ है, पर ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ही पूरे पेपर को बिगाड़ सकता है, क्योंकि PSC कभी कभी बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं पूछती। UGC नेट के एग्जाम में बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं 3 से 4 लाइन के। PSC हमेशा छोटा स्टेटमेंट पूछती है आपसे ज्यादातर, इसलिए छोटे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के रखिएगा। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था की रीढ़ होती हैं। ध्यान से समझिए प्रश्न और याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति गलती से, देखिए अगर आप ये कर रहे हैं, आंसर देते समय चैट GPT या जेमिनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होना। अपने आप को धोखा मत दीजिएगा। यहाँ टेस्ट कराने का पर्पस ये नहीं है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यहाँ टेस्ट लेने का या मॉक टेस्ट कराने का पर्पस ये है कि आपको जब हम पढ़ते हैं टॉपिक्स, तो हमेशा एक दिमाग में चलता है कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जब हम 1 या 2 टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो हम एक प्रकार से पूरे टॉपिक को कवर कर चुके होते हैं। कुछ परिभाषाएं, कुछ किताब हमसे मिस हो चुकी होती हैं, हमारे नोट्स का हिस्सा नहीं होती हैं, क्योंकि सब कुछ नोट्स में नहीं लाया जा सकता। हजारों किताबें हैं, हजारों परिभाषाएं हैं, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ चीजें, नई चीजें आपको मिलती हैं, उसको उस समय नोट कर लीजिए। तो ये मॉक टेस्ट का पर्पस ये नहीं है कि आपसे कितने क्वेश्चन हुए। इस मॉक टेस्ट के बेसिस पर अपना मूल्यांकन मत कीजिएगा कि हमसे तो 50 में से 30 ही हुए, हमसे तो 35 हुए, हमसे तो 48 हो गए हैं। ऐसा मत सोचिएगा। आप तो ये सोचिए कि इससे आपका एक टॉपिक तैयार हो रहा है, ठीक है। तो संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था की रीढ़ होती है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सांस्कृतिक व्यवस्था की रीढ़ है, कल्चरल सिस्टम को आगे बढ़ाती हैं संस्थाएं। याद रखिएगा, अगर संस्थाएं ना हो तो आने वाली पीढ़ी को जो कल्चर है, संस्कृति है, वो आगे कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगी, अगर डिलीवर नहीं हो पाएगी। और संस्कृति व्यक्ति की बुनियादी चीज है, बुनियादी आवश्यकता होती है। और बुनियादी आवश्यकता की जब बात आती है, तो मानव आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था मैलिनोवस्की ने। यानी सही आंसर क्या आएगा? मैलिनोवस्की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समिति की है? यूके PCS का पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता, ठीक है, समिति की है? व्यक्तियों का मूर्त संगठन, निश्चित उद्देश्य, स्वतः विकास और ऐच्छिक सदस्यता। समिति की विशेषता पूछी गई है। अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमेशा समिति और संस्था को पढ़ते समय हमेशा तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा कीजिए। समिति संस्था में क्या समानता है और समिति संस्था में क्या अंतर है। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तब भी आपका समिति और संस्था से क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
तो बताइए कौन सी एक विशेषता समिति की है, ठीक, सॉरी समिति की नहीं है पूछा गया है। ठीक है, आंसर दीजिए। मोहित जी, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। मोहित जी, आपने बहुत जल्दी में आंसर दे दिया है। मोहित पंचाल जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले। इनमें से कौन सी विशेषता समिति की नहीं है पूछा गया है। ठीक है, जी हाँ वंदना जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने पहले कहा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और देखिए आखिर में लिखा क्या है। वो है पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन जितना सिंपल होता है उतना कठिन होता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं बस। क्वेश्चन बड़ा होता है, सरल होता है, क्योंकि वो है तो बड़ा, लेकिन पढ़ते समय आपको स्पष्ट हो जाता है क्योंकि आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं। छोटे क्वेश्चन को हमेशा एक बार नहीं 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई सी बात छुपी होगी। तो समिति की कौन सी विषय समिति की नहीं है पूछा गया है। पहली बात तो समिति व्यक्तियों का मूर्त संगठन है, क्योंकि समिति क्या होती है, समिति मूर्त होती है, ये तो सही बात है। समिति एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है, ये भी सही बात है। समिति स्वतः विकसित होती है, नहीं, समिति के लिए प्रयास करना पड़ता है, निश्चित उद्देश्यों के लिए लोगों को संगठित करना पड़ता है, तो अपने आप समिति नहीं बन सकती। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, आपकी मर्जी, आप मोहल्ला समिति में, दुर्गा उत्सव समिति में, गणेश उत्सव समिति में, ठीक है, अपनी कॉलोनी की वेलफेयर एसोसिएशन में शामिल हो या ना हो, ये आपकी मर्जी है। तो ये ऐच्छिक होता है, यानी स्वतः विकास होना, ये समिति की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, टॉनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण गैसल-सॉफ्ट को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो ये तो आपने अभी पढ़ा था, जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन भी आया था, गेमन-सॉफ्ट और गैसल-सॉफ्ट। तो गेमन-सॉफ्ट और गैसल-सॉफ्ट की अवधारणा किसने दी है, ये क्वेश्चन तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, टॉनिस ने दी है। जर्मन भाषा का शब्द है गैसल-सॉफ्ट और गेमन-सॉफ्ट, ये भी प्रश्न बन सकता है। अब गेमन-सॉफ्ट और गैसल-सॉफ्ट है क्या, अगर आपको दोनों का डिफरेंस नहीं मालूम है तो आप बहुत सी चीजों क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, याद रखिएगा। तो अच्छे से पढ़ के रखिएगा टॉनिस की दोनों अवधारणाओं को। तो प्रश्न ये पूछा गया है, कौन सा लक्षण गैसल-सॉफ्ट का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, एक होता है गेमन-सॉफ्ट, गेमन-सॉफ्ट होता है, और एक होता है गैसल-सॉफ्ट, जो लिखा हुआ है गैसल-सॉफ्ट। ठीक है, दिख रहा है सबको। अब गेमन-सॉफ्ट और गैसल-सॉफ्ट है। अभी क्या हुआ था, गैस की किल्लत हुई थी। गैस की किल्लत जो हुई, एलपीजी गैस की किल्लत, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ नगरीय समुदाय, आधुनिक समुदाय। तो याद रखिए, दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है वर्ड को लेकर। गेमन क्या है, गेमन है, याद रखिएगा, जो परंपरागत समुदाय होते हैं, ग्रामीण समुदाय हैं, परंपरागत समुदाय जो हैं। और गैस की प्रॉब्लम कहां पे हुई, ठीक है, आधुनिक समाजों में, मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है, आधुनिक समाजों में। परंपरागत समुदाय में क्या होते हैं, प्रत्यक्ष संबंधों का महत्व होता है, यहां पर अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं। ठीक है, गेमन-सॉफ्ट की बात होती है तो ये अंतः समूह की बात होती है, अंतः समूह, ये होती है बाह्य समूह की बात होती है। गेमन-सॉफ्ट जो होते हैं, यहां पर संबंध प्रत्यक्ष होते हैं, औपचारिकता अनौपचारिकता ज्यादा होती है, क्योंकि परंपरागत समाज है, हम की भावना ज्यादा होती है। तो अगर आप समनर के अंतः समूह बाह्य समूह को आपने पढ़ा है, अगर आपने चार्ल्स कूले के प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह को पढ़ा है, और टॉनिज के गेमन-सॉफ्ट और गैसल-सॉफ्ट को पढ़ा है, तो सबके लक्षण एक समान है, बस सबने अलग अलग नामों से उल्लेखित किया है। अगर हम गेमन-सॉफ्ट की बात करें तो जो चार्ल्स कूले का प्राथमिक समूह है वो गेमन-सॉफ्ट है, और जो सेकेंडरी ग्रुप है, द्वितीयक समूह है, वो गैसल-सॉफ्ट है। समनर का अंतः समूह गेमन-सॉफ्ट है, समनर का बाह्य समूह गैसल-सॉफ्ट है। क्लियर है तक। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भाई गैसल-सॉफ्ट की विशेषता क्या है। गैसल-सॉफ्ट मतलब आधुनिक समाज की विशेषता पूछी जा रही है। तो अनौपचारिक और प्राथमिक संबंध, तर्क संगत विनिमय और संविदात्मक संबंध, सदृढ़पूर्ण सामूहिक चेतना और परंपरागत रक्त संबंध पर आधारित संगठन। तो सही आंसर क्या होगा, क्योंकि गैसल-सॉफ्ट मॉडर्न सोसाइटी की विशेषता है, और मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, तर्क संगत होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशन होते हैं। तुम मेरे किसी काम के हो तो हमारे रिलेशन अच्छे चलेंगे, तुम अगर मेरे काम के नहीं हो तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इस बेसिस पर, इस कॉन्ट्रैक्ट पर सोशल रिलेशन चलते हैं, जिसमें गैसल-सॉफ्ट में।
अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये पेपर को बिगाड़ देते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। जब कोई व्यक्ति किसी कॉलेज के छात्र संघ या किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो वह किसका सदस्य बन रहा है? जब किसी कॉलेज के छात्र संघ या किसी राजनीतिक दल का, अब बहुत से लोग क्या गलती करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। अब ये सोचेंगे कि राजनीतिक दल या छात्र संघ समुदाय है कि समिति है कि संस्था है। अरे वो क्या पूछ रहा है, उसने कीवर्ड दे दिया, बनाने वाले ने क्या दे दिया, सदस्य बनता है। मैकाइवर ने क्या कहा था, मैकाइवर पेज ने, हम संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते, हम समितियों के सदस्य होते हैं। तो आंसर क्या लगा दो, खत्म काम, एक समिति। हम सदस्य किसके होते हैं, संस्थाओं के सदस्य हो ही नहीं सकते ना, स्वाभाविक सी बात है, हम तो समितियों के सदस्य होते हैं। तो छात्र संघ समिति छात्रों के कल्याण के लिए बनती है, ठीक है। राजनीतिक दल राजनीतिक कल्याण के लिए बनते हैं, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बनते हैं, यानी इसके पीछे कोई पर्पस है, लगा दो आंसर, एक समिति है। तो ज्यादा कभी कभी चीजों को डिटेल में ज्यादा मत जाइए कि कॉलेज है कि नहीं है, छात्र संघ संस्था है कि समिति है। जब वो खुद कह रहा है कि सदस्य बनते हैं, तो सदस्य बनने का मतलब बात हो रही है समिति की। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसने संस्था को एक विचार, संरचना और क्रियाविधि की समग्रता के रूप में परिभाषित किया है? तो इंस्टीट्यूशन को एक विचार के रूप में, एक संरचना के रूप में, क्रियाविधि के रूप में परिभाषित किया है। बहुत ही सामान्य सी परिभाषा है ये। किसने इंस्टीट्यूशन को एक थॉट माना है, किसने इंस्टीट्यूशन को एक संरचना के रूप में डिफाइन किया है? ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। सही आंसर क्या आएगा, जॉनसन। ये परिभाषा किसकी है, जॉनसन की परिभाषा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिंपल होती हैं, ज्यादा इसमें ज्यादा नहीं होता है। तो मैंने पहले भी कहा कि परिभाषाएं बहुत सारी हैं, मैं चाहकर भी आपको पूरे नोट्स में और पूरे लेक्चर में हजारों परिभाषा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं डेटाबेस कभी नहीं पढ़ाता। जिन लोग भी मुझसे पढ़े हुए हैं, आपने यूट्यूब पर भी पढ़ाया है मैंने, आपने देखा होगा मैं कभी डेटाबेस इंफॉर्मेशन बहुत कम देता हूं, क्योंकि मेरा पर्पस है चीजों को सिंपल करना, कठिन से कठिन अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाना। ठीक है, तो अगर आपको कोई नोट्स में डेटा की कमी लगती है तो उस पर डेटा की कमी को आपको पूरा करना होगा। मार्केट में 50 डेटाबेस किताबें आती हैं, बैठ के पढ़िए 50 किताबें, ठीक है, किताब रट्टा मार लीजिए, परिभाषा रट्टा मार लीजिए, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि सिलेक्शन आपका कॉन्सेप्ट से ही होगा। डेटा पढ़कर आप थोड़ा सा पेपर को सुधार सकते हैं, लेकिन डेटा पढ़कर पेपर निकल नहीं सकता। चलिए, तो रॉबर्ट रेडफील्ड के चार्नकॉम के अपने अध्ययन के आधार पर लघु सामुदायिक लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा दी। उन्होंने इसकी कौन सी 4 विशेषताएं बताई हैं? अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो केवल 2 लोगों ने अभी तक जवाब दिया है। मोहित जी ने जवाब दिया है, शिल्पा जी ने जवाब दिया है, विक्रम जी ने जवाब दिया है। अरे कम से कम तेजी से पढ़िए और जवाब दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो देखिए 2 से 3 बातें तो आपके कोर्स क्वेश्चन में ही आपको नए नए क्वेश्चन मिल गए। पहली बात तो ये कि चार्नकॉम का स्टडी कहां पे करी है, तो चार्नकॉम गांव का अध्ययन किसने किया? ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया, मैक्सिको में है। दूसरा, लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? तो लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की कितनी विशेषताएं बताई हैं? लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं, बन गया तीसरा क्वेश्चन। पीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। चौथा क्वेश्चन, वो 4 विशेषताएं क्या हैं? वो 4 विशेषताएं हैं लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। ये 4 विशेषताएं होती, रट्टा मार लीजिए। ठीक है, तो समुदाय को पढ़ते समय हर डायरेक्शन चीजों से पढ़ना है। अब रॉबर्ट रेडफील्ड आप डिटेल में कहां पढ़ते हैं? यूनिट नंबर 6 में, ग्रामीण समुदाय में। जब आप ग्रामीण समुदाय में पढ़ते हैं तो बहुत से लोगों ने रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा को भारत के संदर्भ में समझने के लिए फील्ड वर्क भी किया। एमएस श्रीनिवास ने भी किया, वीआर चौहान ने भी किया, ऑस्कर लेविस ने भी किया, से आपके एससी दुबे ने भी किया। कई लोगों ने भारत में लघु समुदाय है या नहीं है इसको लेकर अध्ययन किया है। ठीक है, तो लघु समुदाय की विशेषताएं तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। तो यूनिट नंबर 1 में भी ये टॉपिक कवर होता है, यूनिट नंबर 6 में भी ये टॉपिक कवर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। विवाह एक संस्था भी है और एक समिति भी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग घुमा सकता है, क्योंकि इसमें कभी कभी लगता है कि 2 ऑप्शंस या 2 आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान समझे पढ़ेंगे इसको। विवाह एक संस्था भी है और एक समिति भी है। कारण,
विवाह नियमों की प्रणाली के रूप में सामाजिक अंतःक्रियाओं को नियमित करती है तथा पति पत्नी के रूप में ये व्यक्तियों का एक मूर्त जोड़ा भी है। अब ध्यान समझिएगा, कथन को अच्छे से पढ़िए, कारण को भी अच्छे से समझिए, क्योंकि डेटाबेस पढ़ के ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, स्वाभाविक सी बात है। पहले ध्यान से समझिए, दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर ये देखिए क्या कारण कथन की व्याख्या कर पा रहा है। स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, दोनों अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन ये भी तो देखिए क्या कारण कथन की व्याख्या कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बात तो सही है कि विवाह संस्था भी है, विवाह समिति भी है, क्योंकि विवाह का पर्पस है कुछ पर्टिकुलर संस्थाओं का गठन। जैसे विवाह नामक संस्था के माध्यम से ही परिवार नामक संस्था की गठन होता है, विवाह नामक संस्था से ही परिवार का विकास होता है, संतानों को वैधता प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। तो इसका मतलब एक पर्पस भी है, इसलिए वो समिति भी है। इसके कुछ नियम कायदे होते हैं, विवाह के लिए कुछ परंपराएं होती है, नियम होते हैं, तो ये संस्था भी है, कुछ नियमों पे चलती है विवाह परंपरा संस्था। तो विवाह एक संस्था भी है, समिति है, तो ये तो सही बात है। अब कारण पे ध्यान दीजिए, विवाह नियमों की एक प्रणाली के रूप में सामाजिक अंतःक्रियाओं को नियमित करती है, ये तो सही बात है, सोशल इंटरेक्शन को रेगुलेट करती है विवाह के माध्यम से, तथा पति पत्नी के रूप में ये व्यक्तियों को एक मूर्त जोड़ा भी है। ठीक है, तो ये आगे आधा स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले कथन को जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ संस्था के बारे में बता रहा है, तथा पति पत्नी के रूप में व्यक्तियों का एक मूर्त जोड़ा भी है। तो ये भी सही बात है कि विवाह से अपने आप से क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ दो लोगों का एक संगठन बनता है, और ये दिखाई देता भी है। तो विवाह भले ही दिखाई नहीं देती हो, संस्था मूर्त नहीं अमूर्त होती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ तो दिखाई देते हैं, उनके द्वारा परिवार तो दिखाई देता है। वैसे परिवार भी एक संस्था है, लेकिन परिवार का गठन क्यों हुआ, पर्टिकुलर कुछ पर्पस के लिए। विवाह क्यों किया गया, एक पुरुष एक महिला ने विवाह क्यों किया, पर्टिकुलर कुछ पर्पस के लिए, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए, संतान को वैधता देने के लिए, यही तो हुआ। गृहस्थ आश्रम को पूरा करने के लिए, अपने जो चार आश्रम व्यवस्थाएं हैं, जो पुरुषार्थ के 4 लक्ष्य हैं, इसको प्राप्त करने के लिए, यानी एक पर्पस तो छुपा हुआ है इसके पीछे। क्लियर। तो इसका मतलब ये क्या है, एक समिति भी है, एक संस्था भी है, और जो स्टेटमेंट है, कारण है, वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। हाँ अखिलेश जी, विवाह समिति कैसे है? विवाह समिति इसलिए है क्योंकि विवाह क्या कर रही है, दो लोगों को, मूर्त लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। पहली बात तो हम कहते हैं विवाह समाज, हम संस्था के सदस्य नहीं हो सकते, हम संस्था के सदस्य नहीं है, लेकिन विवाह नामक संस्था क्या कर रही है, दो ऐसे जोड़ों का एक जोड़ा बना रही है, या दो समुदाय को या दो समूह को, दो परिवारों को जोड़ने का काम कर रही है। अब आपने पढ़ा होगा हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य हैं। 3 उद्देश्य क्या होते हैं? एक धार्मिक उद्देश्य है, रति सुख है, यही पढ़ा है ना हमने, याद रखिए, और परिवार का गठन करना, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। तो विवाह का भी एक पर्पस है, यानी कोई पर्पस के लिए हो रहा है, बिना पर्पस का नहीं है। और जब किसी चीज में पर्पस आ जाए, जब कोई दो लोग जुड़ गए हैं और दिखाई भी देते हैं, मूर्ति भी है वो, तो ये क्या हो जाती है, तब ये समिति के रूप में स्थापित हो जाती है। तो मैंने पहले भी कहा था, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद या तो ए लगाते हैं या तो आप बी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्टिफाई अच्छे से किया गया, कारण सही तरीके से व्याख्या कर रहा है अपने कथन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पड़ोस यानी नेबरहुड को मैकआइवर और पेज ने किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया है? यह पीजीटी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो जो हमारा पड़ोस होता है उसे किस रूप में देखेंगे आप? क्या पड़ोस पूर्ण संस्था है, ठीक है, टोटल इंस्टीट्यूशन है, या समिति है पड़ोस, या सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी है पड़ोस, या समुदाय का एक प्रकार है? तो देखिए पूर्ण संस्था तो नहीं है याद रखिए पड़ोस, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, समिति भी नहीं है, ठीक है। क्या पड़ोसी आप खुद डिसाइड करते हैं कि तुम मेंबर होगे, तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम्हारे पड़ोसी नहीं हो सकते? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। पड़ोसी तो अपने आप डेवलप हो जाता है, सीधी सी बात है। तीसरा, सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी है। क्या पड़ोसी आपको कंट्रोल करेगा, चलेगा क्या? हाँ, ये सही बात है कि समाज में नियंत्रण बनाए रखता है पड़ोस आपका, कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, कंट्रोल तो होता है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए पड़ोस का गठन नहीं हुआ है। लेकिन पड़ोस एक समुदाय का प्रकार है। क्यों? 2 बातें पड़ोस में हैं। पहली बात तो ये कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। आप 2 किलोमीटर दूर के व्यक्ति को अपना पड़ोसी नहीं कहते हैं, आप हमेशा अपने आसपास के लोगों को पड़ोसी कहते हैं, यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता तो इसमें आ गई, समुदाय की जो विशेषता है। और दूसरा, पड़ोस में क्या होता है, हम की भावना होती है, हम सब पड़ोसी हैं, ठीक है, सुख दुख में शामिल हैं, यानी सामुदायिक भावना भी आ गई और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की भावना भी आ गई। इसलिए मैकआइवर क्या कहते हैं, पड़ोस को समुदाय का एक प्रकार मानते हैं, ठीक है।
अब आता है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संपूर्ण संस्था टोटल इंस्टीट्यूशन, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पूरा लेक्चर भी है, टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। क्योंकि मैकाइवर पेज में हो सकता है टॉपिक नहीं है शामिल, मिशेल फूको, आंसर मैंने आपको, सॉरी इरविन गॉफमैन। तो 1955 में किताब आई थी असाइलम, असाइलम नाम की किताब में, ठीक है, इन्होंने ये विचार प्रकट किया था, किसने? इरविन गॉफमैन ने। अब आपको ये लगेगा कि इरविन गॉफमैन तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं, पेपर में क्यों आ गया? अरे भाई, थिंकर में शामिल नहीं किया गया है इरविन गॉफमैन, लेकिन इरविन गॉफमैन ने तो टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा दी है। वो टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा तो सिर्फ प्रश्न बन सकता है ना, इसलिए कहते हैं कि सिलेबस सही तरीके से समझिए। बहुत से लोग सिलेबस समझना नहीं चाहते, बस उनको चाहते हैं कि बस पीडीएफ मिल जाए, डाउनलोड कर लें, रट्टा मार लें, हो गया काम। ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं इरविन गॉफमैन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इरविन गॉफमैन ने कौन सी अवधारणा दी है? टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा दी है। कौन सी किताब में दी? 1955 में किताब आई थी असाइलम, उस किताब में इन्होंने ये विचार प्रकट किया था, ठीक। अब यहां से थोड़ा एक क्वेश्चन बनता है तो कम से कम 3 टोटल इंस्टीट्यूशन के उदाहरण बताइए आप सभी लोग। इरविन गॉफमैन ने असाइलम किताब में टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा दी है, और टोटल इंस्टीट्यूशन मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको क्लास में भी पढ़ाया था, और यूट्यूब पर एक 15 से 20 मिनट की अवधारणा वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो सभी लोग बताइए, कम से कम 3 एग्जाम्पल दीजिए टोटल इंस्टीट्यूशन के। एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सी पूर्ण संस्था है, या इनमें से कौन सी टोटल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर मैं आपको टोटल इंस्टीट्यूशन क्या होता है ये क्लियर कर दूंगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका क्लियर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए जी हाँ, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। टोटल इंस्टीट्यूशन के 3 एग्जाम्पल दीजिए। मोहित जी, आंसर गलत है आपका, ठीक है। इरविन गॉफमैन को समझिए पहले, तो इरविन गॉफमैन की बात हो रही है। इरविन गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशन की 3 उदाहरण बताइए। बहुत सारी संस्थाएं हैं, टोटल इंस्टीट्यूशन होती हैं, ठीक है। रविंद्र जी, बहुत सही, रविंद्र जी का आंसर बहुत सही है। नेहा गुप्ता जी, बहुत सही, आपका आंसर भी सही है। 2 लोगों ने जवाब दिया है अभी तक, इतने लोग देख रहे हैं, ठीक है। आंसर केवल 2 लोगों ने दिया है। पेपर में आएगा, क्योंकि संस्था वाला टॉपिक है, ये पढ़ना ही है आपको ये तो। अनीता मालवी जी, आपका आंसर गलत है। अखिलेश जी, एक सही है, एक गलत है आपका आंसर, ठीक है। ध्यान से समझिए, पहले विशेषता को समझ लीजिए। विशेषता एक बार समझ में आ गई, आप अपने आप उदाहरण को समझ जाएंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एग्जाम पे रट्टा मार लेते हैं। ध्यान समझिए, इरविन गॉफमैन ने कहा अपनी किताब असाइलम में, तो उन्होंने कहा कि टोटल इंस्टीट्यूशन वो संस्था होती है जहां पर आपकी सामाजिक पहचान समाप्त हो जाती है, जहां पर आपकी कोई पहचान नहीं होती, जहां पे आपका नाम, आप किस जाति के हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। ये आपको एक नई पहचान देती है। दूसरा, ये टोटल इंस्टीट्यूशन वो जगह होती है जहां सारी गतिविधियां एक जगह पर होती हैं। जैसे आप क्या करते हैं, घर में सोते हैं, घर में रहते हैं, घर में खाना खाते हैं, बाहर ऑफिस में जाते हैं, बस का सफर करते हैं, पार्क में घूमते हैं। लेकिन टोटल इंस्टीट्यूशन वो जगह होती है जहां पर सारी गतिविधियां एक ही जगह पर करनी होती हैं। वहीं आप सोते हैं, वहीं आप काम करते हैं, वहीं आप घूमते हैं, आप इंस्टीट्यूशन से बाहर नहीं जा सकते। और आपकी पहचान आपके नाम से, आपके कर्तव्यों से नहीं होती है, आपकी पहचान एक टोटल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिए गए नंबर से होती है। क्लियर? कोई समस्या? और आपके ऊपर हमेशा 24 घंटे एक निगरानी रखी जाती है। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण समझिए, जैसे जेल, जेल में एक कैदी का कोई नाम नहीं होता, कैदी का एक नंबर होता है, उसे जेल के पहनावे को पहनना होता है। जेल की जो ड्रेस होती है, जो कैदी के कपड़े होते हैं, वो पहना जाते हैं। उस कैदी को वहीं खाना है, वहीं रहना है, वहीं घूमना है। वो जेल की सरहद को या जेल की दीवारों को पार नहीं कर सकता। जैसे एक पागल खाना, मानसिक अस्पताल, उस मानसिक अस्पताल में रोगी की पहचान उसके पेशेंट नंबर से होती है। रोगी नंबर क्या है, वहीं वो खाएगा, वहीं वो रहेगा। क्लियर? इसे कहते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन। जैसे एक मठ होता है, आश्रम होता है, तो जो कोई मठ है, मान लीजिए बौद्ध मठ में कोई शामिल हो गया, तो वहीं पर उसको रहना है, वहीं खाना है, वहीं कपड़े हैं उसके, अब उसकी कोई पहचान नहीं है, वो एक बौद्ध भिक्षु बन चुका है। इसे कहते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन। क्लियर? हॉस्टल ऐसा नहीं होता है अनीता जी, हॉस्टल में क्या कपड़े होते हैं?
मान लीजिए कोई बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, तो क्या ड्रेस कोड होता है क्या? क्या हॉस्टल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है क्या? ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो हॉस्टल को इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आप तो टोटल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो हमेशा संस्था वाले टॉपिक में केवल गुप्ता शर्मा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चीजों को और भी चीजों को जोड़ना पड़ेगा। चलिए, सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में प्रकट प्रकार और अंतर्निहित प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? अब ये क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, ठीक है, तो फिर फॉर्म ही मत भरिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल करिएगा मत ही, अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो रहा है आपसे तो समझ जाइए कि अभी अब तैयार नहीं है आप, अगर ये प्रश्न भी अगर आपसे गलत हो गया तो। ठीक है, तो फिर एक सीट आपके अनावश्यक पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में प्रकट प्रकार और अंतर्निहित प्रकार के वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? कई बार पढ़ा होगा ये टॉपिक। ठीक है, तो वैसे टॉपिक हमने यूनिट नंबर 3 में भी पढ़ा है, थिंकर वाले पोर्शन में। और ये विचार किसका है? प्रकट प्रकार और प्रकट अकार्य, ये है आपके रॉबर्ट मर्टन का। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से समझिएगा, हमेशा क्वेश्चन जितना छोटा क्वेश्चन है उसको 2 बार पढ़ लीजिए। तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। जाति एक बंद समुदाय है, चर्च एक समिति है, परीक्षा प्रणाली एक संस्था है, और घुमंत जनजातियां पूर्ण विकसित स्थायी समुदाय है। बताइए, क्लियर हुआ यहां तक? कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हम पहुंच चुके हैं। जवाब देते जाइए जल्दी से जल्दी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ध्यान से समझिए पहले क्वेश्चन को। हाँ रितु जी, डॉक्टर रितु जी, आंसर गलत है आपका। केवल 2 लोगों ने अभी तक आंसर दिया है। ठीक है, अखिलेश जी आपका आंसर सही है, बहुत सही। ध्यान समझिए क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। देखिए, पहली बात तो जाति एक बंद समुदाय है, ये तो सही बात है, क्योंकि जाति एक बंद वर्ग है ये कहा था मजुमदार मदान ने, लेकिन जाति एक बंद समुदाय है ये किसने कहा था? ये कहा था मैक्स वेबर ने, यानी ये स्टेटमेंट तो सही है अपने आप में। दूसरा, चर्च एक समिति है, क्योंकि चर्च एक पर्पस के लिए बनाया गया है, वेलफेयर के लिए बनाया गया। ठीक है, जो अनुयायी हैं उनको सेवा देने के लिए बनाया गया, लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए बनाया गया। तो चर्च एक समिति है, धर्म एक संस्था है लेकिन चर्च एक समिति है। जैसे मठ एक समिति है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं दुर्गा उत्सव समिति, हम कहते हैं गणेश उत्सव समिति, ऐसे ही चर्च भी अपने आप में क्या है? एक समिति है। परीक्षा प्रणाली, क्योंकि परीक्षा नियमों पे चलती है, परीक्षा के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, परीक्षा में कुछ मापदंड होते हैं, इसलिए परीक्षा प्रणाली क्या है? एक संस्था है। घुमंत जनजातियां, घुमंत जनजातियों में क्या लिखा हुआ है? स्थायी समूह है, एक पूर्ण स्थायी समूह है। जैसे ये शब्द आया आंसर बिगड़ गया, क्योंकि घुमंत जनजातियों में जैसे बंजारे हैं, जितने भी घुमक्कड़ जनजातियां हैं, इनमें सामुदायिक भावना तो है लेकिन इनमें भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। नाम से स्पष्ट घुमंत है ना, वो तो घुमक्कड़ है। घुमक्कड़ व्यक्ति का, घुमक्कड़ समुदाय का एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं हो सकता। और समुदाय की पहली विशेषता क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र होना जरूरी है। इसलिए घुमंत समुदाय, घुमंत जनजातियां कभी भी पूर्ण समुदाय नहीं हो सकती, यानी ये ऑप्शन गलत है। क्लियर हुआ? समझ में आया टॉपिक? तो क्वेश्चन का आंसर तक कैसे पहुंचना है, रट्टा नहीं मानना है। इसी को उसका आंसर डी ही क्यों है ये भी क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संस्थाएं समान इच्छा द्वारा स्थापित समाज के वह कार्य प्रणाली के नियम हैं जो व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों का नियमित करती हैं। तो यहां पे देखिए संस्थाओं की बात हो रही है और उनकी भूमिका की बात हो रही है कि संस्थाएं क्या करती हैं? पारस्परिक संबंधों को नियमित करती हैं, रेगुलेट करती हैं। संस्थाओं की यही तो भूमिका होती है कि वो हमेशा रेगुलेशन की भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी है? ध्यान समझिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अखिलेश जी पहले चीजों को समझिए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आंसर नहीं भी मालूम है, तो इस आंसर को नहीं भी मालूम है तब भी सोचिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आंसर से जुड़े हो ही नहीं सकते हैं, उनको पहले हटाना शुरू कीजिए, तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे।
एमसीक्यू पेपर में दो ही तरीके होते हैं, या तो आपको आंसर मालूम है या फिर एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो संस्थाएं समान इच्छा द्वारा स्थापित समाज के वे कार्य प्रणाली के नियम हैं जो व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को रेगुलेट करती हैं। तो ये पारस्परिक संबंध जो कीवर्ड है संस्था से जुड़ा हुआ, ये परिभाषा किसकी है? लुंडबर्ग की परिभाषा है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। संस्थाओं के प्रक्रियात्मक महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब संस्थाओं के कार्यों की बात हो रही है, संस्थाओं के महत्व की बात हो रही है, ध्यान समझिएगा। हाँ पूछिए, कोई डाउट? पहला, संस्थाएं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, या संस्थाओं की भूमिका, संस्थाओं के कार्यों की बात हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान समझिए। प्रक्रियात्मक महत्व यानी कठिन शब्द आते ही कंफ्यूज नहीं होना है। और पूछा क्या गया है? कौन सा कथन सत्य है, असत्य की बात नहीं हो रही है। तो यहां संस्थाओं की भूमिका, संस्थाओं के प्रकारों पर पहले जोर दिया गया है प्रश्न में। तो पहले प्रश्न के नेचर को समझिए, प्रश्न का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो संस्थाओं के कार्यों की बात हो रही है, वो भी सत्य कार्य की बात करनी है। संस्थाएं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, किसने कहा था? मेलिनोवस्की ने कहा था, तो सही बात है। संस्था व्यक्ति के व्यवहारों में एक रूपता लाती हैं और सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करती हैं, सही बात है। विवाह नामक संस्था की अपनी कुछ परंपराएं हैं, परिवार नामक संस्था की अपनी कुछ परंपराएं हैं, ताकि व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया सके, समाज में एक रूपता लाई जा सके। धर्म नामक संस्था है, कानून नामक संस्था है, ये क्यों बनाई गई? ताकि लोगों के व्यवहारों में एक रूपता लाई जा सके, व्यक्ति के व्यवहार को विचलित होने से रोका जा सके। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। संस्थाएं संस्कृति की संवाहक हैं, मेलिनोवस्की ने भी कहा था। संस्कृति क्या करती है? संस्थाएं, अगर संस्थाएं ना हो, परिवार नामक संस्था कमजोर पड़ जाए, तो आने वाली पीढ़ी का समाजीकरण हो पाएगा क्या? आने वाली पीढ़ी परंपराओं का, रीति रिवाजों का पालन करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आपने परिवार नामक संस्था को खत्म कर दिया। विवाह नामक संस्था अगर खत्म होने लगे तो क्या परिवार नामक संस्था बची रहेगी? क्या संस्कृति आगे बढ़ पाएगी? क्या संस्कृति का हस्तांतरण संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो संस्थाएं संस्कृति की वाहक हैं, ये बात भी सही है। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। समाजशास्त्र की भाषा में महानगर को निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 11 साल पहले पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था। तो महानगर को हम क्या कहेंगे? एक बृहत समिति कहेंगे, एक जटिल समुदाय कहेंगे, एक अमूर्त संस्था कहेंगे, एक सामाजिक संघ कहेंगे। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंपल तरीके से समझिए। पहली बात तो किसी भी चीज जगह को महानगर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, हर जगह को महानगर नहीं कहा जा सकता। हम मुंबई को महानगर कहते हैं, दिल्ली को महानगर कहते हैं, हम खंडवा को, हम बालाघाट को, हिसार को, ठीक है, इसको महानगर नहीं कह सकते। यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना बहुत जरूरी है महानगर के लिए। तो यानी पहली बात तो यहाँ पर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी है। दूसरा, महानगर में कोई व्यक्ति भले ही अलग अलग हो, ज्यादा प्राथमिक संबंध ना हो, लेकिन महानगरों में हर व्यक्ति सारा काम खुद नहीं कर सकता, उसे हर काम के लिए किसी न किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। यानी पारस्परिक निर्भरता बहुत जरूरी है महानगरों में। तो पारस्परिक निर्भरता के चलते समाज में एकता बनी रहती है और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। तो ऐसे में महानगर क्या बन जाते हैं? महानगर एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बन जाता है, एक जटिल समुदाय बन जाता है। तो यहां पर मैकाइवन ने महानगरों को क्या संज्ञा दी है? कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की संज्ञा दी है, एक जटिल समुदाय की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन, पार्सन के सामाजिक व्यवस्था मॉडल में संस्थाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखिए, पढ़ रहे हैं संस्था और पार्सन तक पहुंच गए, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई क्या कीजिए, इंटरलिंक करके चीजों को पढ़िए। हो सकता है पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 में और क्वेश्चन आ रहा है पार्सन से, तो ये थिंकर का क्वेश्चन नहीं है, ये संस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सामाजिक व्यवस्था के मॉडल में संस्थाकरण का मुख्य पर्पस क्या है? समाज में संघर्ष पैदा करना। अब कल्पना कीजिए, भूल जाइए क्या पूछा गया है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है संस्थाकरण का विचार, दिमाग से निकाल दीजिए। आपने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत तो पढ़ा है ना। सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत में पार्सन क्या कहता है? समाज में स्थायित्व बनाए रखना, समाज में शांति बनाए रखना, समाज को सुचारू रूप से चलाना ही सामाजिक व्यवस्था का पहला पर्पस है, सोसाइटी का पहला पर्पस है। तो बताइए, क्या वो संघर्ष पैदा करेगा? संघर्ष पैदा करने की बात करेगा? नहीं करेगा। तो ये तो नहीं हो सकता। आर्थिक उत्पादन को असीमित बढ़ाना, ऐसा भी नहीं कर सकता। यहां पे एक शब्द है असीमित। समाज में कोई भी चीज असीमित नहीं हो सकती, एक लिमिटेड जरूरी है, रेगुलेशन बहुत जरूरी है। तो ये बात भी नहीं हो सकती।
राजनीतिक दलों को शरण करना। पार्सन के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत में और एगिल मॉडल में राजनीतिक पर्पस की दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं होता, तो ये भी खत्म हो गया। बचा क्या? मूल्यों और भूमिकाओं का स्थायित्व प्रदान करना ताकि व्यवस्था संतुलित बना रहे, और यही तो पार्सन का हमेशा से पर्पस रहा। पार्सन का एक ही पर्पस है, समाज में व्यवस्था बनी रहे, समाज में बैलेंस बना रहे। इसी के लिए उसने एगिल मॉडल दिया। एगिल मॉडल में 4 प्रकार के कार्य बता दिए कि सोसाइटी के ये 4 कार्य हैं, अगर ये 4 कार्य होते रहे तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। अगर ये एगिल मॉडल बिगड़ गया तो पूरी व्यवस्था ही क्या हो जाएगी? चरमरा जाएगी। क्लियर? यही तो कहा है ना पार्सन ने कि व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तो व्यवस्था की तो बात कर रहा है कि हर व्यक्ति अगर समाज में मूल्यों का पालन करे, हर व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का पालन करे, तो समाज में स्टेबिलिटी बनी रहेगी और समाज की व्यवस्था बनी रहेगी। तो इसी को नाम दिया गया संस्थाकरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक समिति किसी उद्देश्य या उद्देश्यों के समूह की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करने वाला संगठन है। अब यहां देखिए समिति के पर्पस बता रहे हैं, यहां पे समिति का उद्देश्य क्या है। तो समिति का पर्पस क्या है? ठीक है, मिलकर काम करना, मिलकर कार्य करने वाला संगठन, ये कीवर्ड हो गया। तो इसलिए अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो ध्यान समझिए, हमेशा परिभाषाओं में कीवर्ड को समझ लीजिए, पूरी परिभाषा रट्टा नहीं माननी पड़ती है। ठीक है, और वैसे सारी परिभाषाएं आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, इसलिए जो एग्जाम में आ चुकी है उसको पढ़ लीजिए, और जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसको पढ़ लीजिए। आप सारी परिभाषाओं, सारा डेटा के पीछे भागेंगे तो पेपर हाथ से निकल जाएगा। क्लियर? तो भाई ये परिभाषा किसकी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है अपने आप में। ये परिभाषा दी है किसने? गिन्सबर्ग ने। बहुत सी जगह पे जिन्सबर्ग लिखा होता है, बहुत सी जगह गिन्सबर्ग लिखा होता है। ठीक है, ये जिन्सबर्ग की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न तो आपने पढ़ा हुआ है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये किताब का नाम है और इसी किताब के नाम से ही प्रश्न पूछ लिया गया। तो नगरीयता एक जीवन शैली है और इस जीवन शैली में पारंपरिक सामुदायिक भावना का ह्रास होता है। यह प्रसिद्ध कथन किस समाजशास्त्री का है? ठीक है, तो याद रखिए 1938 में किताब आई, 1938। ठीक है, किताब का नाम था अर्बनाइजेशन एज ए वे ऑफ लाइफ। तो अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, ये किताब किसने लिखी थी? ये किताब लिखी है लुईस बर्थ ने। द वे ऑफ लाइफ यानी नगरीकरण, नगरीयता जीवन की एक शैली, इसी किताब का हिंदी नाम करके ये प्रश्न बना दिया गया। तो किताब के नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अगर आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं मालूम है तो ऐसे क्वेश्चन में हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी वर्जन देखिएगा, तो वहां पे आपको किताब का नाम दिख जाएगा, उसी से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुदाय के निर्माण में भौगोलिक क्षेत्र की अनिवार्यता को शिथिल या परिवर्तित करता है, जिससे समकालीन समाजशास्त्र में आभासी समुदाय की अवधारणा का उदय हुआ है? अब देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ने में बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है। प्रश्न क्या पूछा गया? कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है जो समुदाय के निर्माण में भौगोलिक क्षेत्र की अनिवार्यता और शिथिलता परिवर्तित करता है? भूल जाइए, हटा दीजिए पूरे स्टेटमेंट को। यहां बोल रहा है कि कौन सा तत्व है जिसने समकालीन समाज में आभासी समुदाय, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये लाइन तो केवल आपको भटकाने के लिए लिखी गई है, जरूरत नहीं था उसका। वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन सा तत्व है, एलिमेंट है जो आभासी समुदाय को क्रिएट करता है, आभासी समुदाय के निर्माण करता है, कौन सा एलिमेंट है? ये लाइन को बीच में पढ़कर कंफ्यूज मत होइएगा। तो बताइए कौन सा एलिमेंट है? वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, तीव्र औद्योगिकरण, धार्मिक पुनरुत्थान या ग्रामीण नगरीय प्रवासन? ठीक है, तो हार्वर्ड आपके जो ठीक है, हार्वर्ड रीगन गोल्ड ने आभासी समुदाय की अवधारणा प्रतिपादित करी। और आभासी समुदाय का मतलब क्या होता है? इसमें उन्होंने ये बताया कि आजकल लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, सोशल मीडिया, फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से एकजुटता प्रकट करते हैं। यानी ऐसी एकजुटता जो परंपरागत समाजों में, जनजातीय समाजों में, ट्राइबल कम्युनिटी में होती थी, किसी एक मुद्दे पर सब लोग इकट्ठा हो जाते थे, आजकल वही काम सोशल मीडिया के दम पर होता है। एक दूसरे को जानते नहीं है लेकिन फिर भी क्या करते हैं, एक ग्रुप का सपोर्ट करने लगते हैं। लाइफ मैटर या ब्लैक लाइव्स मैटर या मी टू मूवमेंट, इस प्रकार के मूवमेंट में लोग एक साथ आ जाते हैं। क्लियर? इसी को कहा जाता है आभासी समुदाय। एक ऐसा समुदाय जो भौगोलिक रूप से एक जगह पर इकट्ठा नहीं है, जहां के लोगों में किसी प्रकार की ठीक है प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन एकजुटता बहुत ज्यादा है, इसी को कहा गया है आभासी समुदाय।
और ये आभासी समुदाय देन है किसकी? वैश्वीकरण की, ये देन है सूचना प्रौद्योगिकी की। तो हार्वर्ड रीगल गोल्ड ने इस अवधारणा को प्रतिपादित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का यह मानना है कि संस्थाएं बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होती हैं और प्रत्येक संस्था का एक चार्टर और एक क्रमिक वर्ग होता है? ठीक है, दिमाग से हटाइए, महत्वपूर्ण क्या है? बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं। और मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया समाजशास्त्र में? तो मानवीय आवश्यकताओं का जिक्र किया है किसने? वो है मेलिनोवस्की। लेकिन अगर मानवीय आवश्यकता अगर आप पढ़ रहे होते पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वहां पे से नाम आता मॉस्लो का। मॉस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत अलग है, लेकिन समाजशास्त्र में मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है मेलिनोवस्की ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण समिति और संस्था दोनों के सम्मिश्रण को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है, जहां इसके दो अलग अलग स्वरूप देखे जा सकते हैं? अब देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, कितना अच्छा प्रश्न है कि समिति और संस्था, ऐसी कौन सी संस्था इन चारों में से बताइए, इन चारों में से कौन सी संस्था है जिसमें समिति और संस्था, या कौन सी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन है जिसमें संस्था और समिति दोनों के लक्षण विद्यमान हैं? ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए अपना। एक खेल का मैदान, एक अनाथालय, वृद्धा आश्रम, एक आधुनिक विश्वविद्यालय, एक भीड़। तो देखिए, पहली बात तो ये भीड़ क्या है? भीड़ क्या समुदाय है या समिति है? संस्था है या समिति है? भीड़ कुछ भी नहीं होती है। संस्था और समिति दोनों की बात होती है। संस्थाएं नियमों पर चलती है और समिति का कुछ पर्पस होता है। याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका, तो जो भी संस्था होती है उसके पीछे क्या होते हैं? उसके पीछे कुछ नियम होते हैं। ठीक है, एक नियमावली होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। और जो समिति होती है, ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? इसका होता है पर्पस, एक उद्देश्य होना जरूरी है। तो पर्टिकुलर पर्पस पूरा करने के लिए समिति बनती है और नियमावली चलाने के लिए संस्था बनती है। तो बताइए इसमें आपका आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा एक विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता है। जैसे मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय अधिनियम है 1974 का, तो विश्वविद्यालय अधिनियमों से चलता है। लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ समिति होती है, शिक्षकों की समिति होती है, ठीक है, अतिथि विद्वानों की समिति होती है। तो वहां पे अलग अलग पर्पस, खेलकूद समिति होती है, पर्यावरणीय समिति होती है। तो पर्टिकुलर पर्पस के लिए समितियां बनी हैं विश्वविद्यालय के अंदर, और विश्वविद्यालय कुछ नियमों पे चलता है, इसलिए विश्वविद्यालय संस्था भी है और विश्वविद्यालय एक समिति भी है। क्लियर है यहां तक? तो बेसिक अगर क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। चलिए, हम 27 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्लियर? कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ लीजिए सभी लोग। पूरा सिलेबस 10 की 10 इकाइयां पूरी करनी है ऐसे करके। ठीक है, अभी तो एक हफ्ते आपको केवल एक ही लेक्चर हो रहा है। ठीक है, अगले हफ्ते से, अगले मंडे से, यानी अभी तो आज मंगलवार है, अगले सोमवार से 2 लेक्चर एक साथ होंगे अलग अलग यूनिट के, ताकि एक साथ जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। 2 अगस्त को हमारा पेपर है इसलिए। अगला है, टोनीज के द्वारा प्रतिपादित गैमन-सॉफ्ट की अनिवार्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? अब देखिए, गैसल-सॉफ्ट और गैमन-सॉफ्ट, जब भी हम समुदाय की बात पढ़ते हैं तो हमेशा, या समूह की बात पढ़ते हैं, हमेशा गैमन-सॉफ्ट, गैसल-सॉफ्ट आएगा ही आएगा। टोनीज की बड़ी फेमस अवधारणा है। इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था गैसल-सॉफ्ट के बारे में। अब बात आ रही है गैमन-सॉफ्ट, और जब गैमन-सॉफ्ट की बात आती है तो बात हो रही है किसकी? परंपरागत समाजों की। ठीक है, ट्रेडिशनल समाजों की बात हो रही है, बात हो रही है प्राथमिक समाजों की। ठीक है, प्राथमिक समूहों की बात हो रही है, अंतः समूह की। ठीक है, अब चाहे उसे आप गैमन-सॉफ्ट कहें, या समनर ने अंतः समूह कह दिया, चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह कह दिया, या परंपरागत समाज की बात हम करें। तो गैमन-सॉफ्ट की इनमें से कौन सी विशेषता है पूछा गया है? नहीं है, नहीं पूछा गया, पूछा है। पहला, व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा नहीं। अंतः समूह में, प्राथमिक समूह में, परंपरागत समाजों में स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा नहीं होती। प्राकृतिक इच्छा और घनिष्ठ पारिवारिक एकता, ये तो होती है। लिखित संविदा और कानून नहीं, परंपरागत समाज लिखित कानून पे नहीं चलते हैं। श्रम का अत्यधिक विशेषीकृत विभाजन, श्रम विभाजन आधुनिक समाज की विशेषता है, परंपरागत समाज की नहीं होती है। ठीक है, यानी सही आंसर क्या है? सही आंसर है प्राकृतिक इच्छा और घनिष्ठ पारिवारिक एकता। क्लियर? अगला क्वेश्चन, संस्थाएं सामाजिक क्रिया की स्थापित और स्वीकृत प्रणालियां हैं। संस्था की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री के द्वारा दी गई है?
संस्थाएं सामाजिक क्रिया की स्थापित और स्वीकृत प्रणालियां हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए, परिभाषा जितनी छोटी होती हैं उतनी संभावना ज्यादा होती हैं एमपीपीएससी के परीक्षा में आने की। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये प्रश्न आया था, हमारे यहाँ क्यों नहीं आया। देखिए, हर स्टेट पीएससी का, हर स्टेट का अपना एक पैटर्न है। पहले पैटर्न को समझिए। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आप पैटर्न को पढ़ सकते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में जैसे आप देखते हैं तो लगभग 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट करता है तो पहले एक पैटर्न को समझता है कि शेयर गिर रहा है कि शेयर बढ़ रहा है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखता है। तो हर जगह पैटर्न काम करता है। हमारा पूरा यूनिवर्स भी एक पैटर्न पे चलता है, जिसे हम फिबोनाची कहते हैं। फिबोनाची सिस्टम पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो दुनिया मैथमेटिक्स के नियम पे चलती है, ऐसे ही सोसाइटी भी नियम पे चलती है, ऐसे ही परीक्षा भी कुछ बेसिक पैटर्न पे आते हैं। तो पैटर्न जिसने फॉलो कर लिया, पैटर्न को जिसको समझ में आ गया, वो कहीं ना कहीं अनुमान लगा लेता है कि पेपर कैसा आ सकता है। ठीक है, तो यहीं पे आपको ये देखना है कि एमपीपीएससी का पैटर्न क्या है। एमपीपीएससी अभी तो 3 बार पेपर ले चुकी है, 2018 में, 24 में और 25 में। ठीक है, 25 में 24 वाला पेपर 25 में हुआ। 3 पेपर हुए हैं। 3 पेपर में 150 क्वेश्चन यानी 450 क्वेश्चन से आप अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन आप 450 क्वेश्चन से ये पता कर सकते हैं कि पीएससी का झुकाव किस तरफ है, कि वो डेटा को फोकस करता है, कि वो कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है, कि वो कथन कारण वाले प्रश्नों पे फोकस करता है, जोड़ी मिलाने वाले प्रश्नों को ज्यादा फोकस करता है। ये तो पता कर सकते हैं, इसलिए कम से कम पैटर्न को समझिए। चलिए, क्वेश्चन क्या है? संस्थाएं सामाजिक क्रिया की स्थापित और स्वीकृत प्रणालियां हैं। ये परिभाषा किसकी है? ठीक है, बहुत सही, विक्रम जी सही आंसर दिया है और नेहा जी ने सही आंसर दिया है। बाकी किसी व्यक्ति ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। ठीक है, बहुत सही। सही आंसर क्या है? ऑर्गन और निमकॉफ। एक किताब आई थी ऑर्गन निमकॉफ की, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, द हैंडबुक ऑफ सोशल, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। तो ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में ये परिभाषा उन्होंने ऑर्गन निमकॉफ ने दी थी। ठीक है, तो किताबों को अलग से रट्टा मत मारिए, हमेशा पढ़ते साथ में जब भी कोई नाम आता है उस समय लिख लिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में समुदाय का स्वरूप धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और समितियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। ध्यान समझिएगा, समुदाय कमजोर पड़ रहे हैं और समितियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह कथन है। कारण, तार्किक विधिक चेतना और विशिष्टीकरण के कारण व्यक्ति अब संपूर्ण जीवन के बजाय विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए संगठित होना पसंद करता है। तो सही बात है क्या? अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये तो सही बात है कि समुदाय अब कमजोर पड़ रहे हैं, समितियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? ठीक है, व्यक्ति अब संपूर्ण जीवन के बजाय हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, लोगों को इसकी चिंता नहीं है। मेरी सोसाइटी में क्या हो रहा है उसकी चिंता है, मेरे मोहल्ले में क्या हो रहा है उसकी चिंता है। यानी कहीं ना कहीं उसके अब विशिष्ट हित जुड़े हुए हैं कि मेरे मोहल्ले में सफाई हो रही कि नहीं हो रही है, मेरे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट है या नहीं है, मेरी सोसाइटी का स्विमिंग पूल साफ है या नहीं है, इस पे ज्यादा फोकस है। तभी तो मोहल्ला समिति, ठीक है, या आपकी जो समितियां होती है सोसाइटी अंदर, घर आपके जो मोहल्ले की या कॉलोनी की सोसाइटी होती है, व्यक्ति की कॉलोनी की सोसाइटी कैसे काम कर रही है इस पे ज्यादा फोकस है। 10 किलोमीटर दूर शहर में गंदगी है, उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे सोसाइटी में सफाई होनी चाहिए। यानी व्यक्ति की सोच अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है? विशिष्ट होती जा रही है। इसलिए समितियां मजबूत होती जा रही हैं और समुदाय कमजोर पड़ता जा रहा है। लोगों को अब शहर की चिंता नहीं है, शहर में अपनी कॉलोनी के अंदर के कैंपस की चिंता है कि मेरे कैंपस में सफाई है कि नहीं है, मेरे इलाके में सफाई है कि नहीं है, पूरा शहर भले ही गंदा पड़ा रहे। तो सामुदायिक भावना खत्म हो चुकी है और समितियों का संख्या इसलिए बढ़ती जा रही है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, यानी ए सही है, आर सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? यह पिछला क्वेश्चन है, पिछले पेपर में मैंने देखा था कि समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया है। किसने? यह आंसर है इमाइल दुर्खिम ने। यह क्वेश्चन पिछली क्लास में भी हम देख चुके हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के लघु समुदाय के प्रत्यय की आलोचना करते हुए किस भारतीय समाजशास्त्री ने सिद्ध किया कि भारतीय ग्रामीण समाज पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है, इसीलिए उसे पूरी तरह लघु समुदाय नहीं कहा जा सकता? यह किसने कहा है? तो ये लघु समुदाय की लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा तो आपने पढ़ी है, यूनिट नंबर जब 6 में आप पढ़ेंगे तो डिटेल में आप पढ़ने को मिलेगा कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो लघु समुदाय की अवधारणा दी है उसको लेकर सभी बहुत से लोगों ने फील्ड वर्क किया। ठीक है, और फील्ड वर्क करके ये साबित किया कि भारत लघु समुदाय नहीं है। चाहे बी आर चौहान की हम बात करें जिन्होंने सादड़ी के गांव का अध्ययन किया,
ठीक है, रणावतों के सादड़ी गांव का अध्ययन किया। उसी प्रकार समीरपेट गांव का अध्ययन किया, जैसे कि ऑस्कर लेविस ने अलग अध्ययन किया, विलियम वाइजर ने आपके एम.एन. श्रीनिवास ने अलग अध्ययन किए। तो कई सारे लोगों ने अध्ययन किया है और उस अध्ययन के बेसिस पर यह साबित किया है कि भारत में लघु समुदाय नहीं है, क्योंकि 4 विशेषताएं बताई हैं लघु समुदाय की रॉबर्ट रेडफील्ड ने, वो भारत में दिखाई नहीं देती। इसी को लेकर 1955 में किताब लिखी, ठीक है, किताब का नाम क्या था, इंडियन विलेज। किसने लिखी, एस.सी. दुबे साहब ने। और एस.सी. दुबे साहब ने साबित किया कि भारत में लघु समुदाय नहीं है, क्योंकि जो रॉबर्ट रेडफील्ड की 4 विशेषताएं हैं वो भारत में दिखाई नहीं पड़ती हैं। हम चाहे जहां भी हों, हमारे हित समाज के अन्य सदस्यों से जुड़े होते हैं। इन हितों की पूर्ति के लिए हम जो संगठन बनाते हैं, ये परिभाषा, ये हम समितियों को, उसे हम समिति कहते हैं। ये विचार किसका है? अब देखिए कितनी अच्छी परिभाषा दी गई है, और ये ऐसी परिभाषाएं जो सामान्य होती हैं और जिनमें चीजों को स्पष्ट तौर पर कह दिया जाता है कि ऐसा है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब समिति की परिभाषा है, हम चाहे जहां पर भी हों, हमारे हित समाज के अन्य सदस्यों के हितों से जुड़े हुए हैं। समिति किसके लिए बनती है? हितों को पूरा करने के लिए बनती है। तो हमारे हित समाज के हितों से जुड़े हैं, और इन्हीं हितों को पूरा करने के लिए हम क्या बनाते हैं, जो भी समूह बनाते हैं वो समिति कहलाती है। ये जो परिभाषा है ये किसकी है? ये परिभाषा है, याद रखिएगा, मैकाइवर की। यहां मैकाइवर पेज नहीं आएगा, गलती से भी पेज का नाम मत जोड़ दीजिएगा, यहां परिभाषा केवल मैकाइवर की है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था का सटीक उदाहरण है? तो उदाहरण मालूम होना चाहिए आपको, कौन सी समिति है, कौन संस्था का एग्जाम्पल है, या कौन टोटल इंस्टीट्यूशन यानी पूर्ण संस्था का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इरविंग गॉफमैन के विचारों को पढ़ने के बाद। तो निम्न में से कौन सी एक संस्था है? रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी क्यों बनी थी? रेड क्रॉस सोसाइटी आप देखते हैं जगह जगह अस्पताल होते हैं रेड क्रॉस के, ठीक है, पीड़ितों को न्याय आपके इलाज करने के लिए, सस्ता इलाज सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। जो भी कोई भूकंप आता है, सूखा पड़ता है या आपदा आती है, तो उस आपदा में रेड क्रॉस सोसाइटी खड़ी होती है। यानी रेड क्रॉस सोसाइटी कुछ पर्पस के लिए बनाई गई है, इसलिए वो संस्था नहीं है, समिति है। हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम क्या है? विवाह से नियम है, नियम होने के चलते क्या हो जाते हैं, ये संस्था का रूप धारण कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल हमेशा समिति होते हैं, क्योंकि वो निश्चित उद्देश्यों के लिए काम करते हैं। भोपाल रोटरी क्लब, भोपाल रोटरी क्लब भी कुछ पर्पस के लिए बनाया गया है। तो जहां पर जैसे उद्देश्य आया वो क्या बन जाएगी? समिति। और जहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन आया वो क्या बन जाएगी? संस्था। तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण है? तो आंसर क्या आएगा? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, क्योंकि यह विवाह के नियमों से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यूजीसी नेट जून 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फॉग वेव्स, ठीक है, मैकाइवर पेज, सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, लिटिल कम्युनिटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आप देख चुके हैं लिटिल कम्युनिटी। लिटिल कम्युनिटी की बात आती है तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। डेविस की बात आती है, किंग्सले डेविस ने किताब लिखी थी 1960 में, क्या नाम था? ह्यूमन सोसाइटी। तो यहां पे क्या आ गया? किंग्सले डेविस। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर और पेज। तो यहां पे आंसर क्या आ गया? बी का 1। और ए का क्या हो गया? समनर ने किताब लिखी थी 1907 या 8 में, समनर ने, फॉग वेव्स यानी लोक रीति नाम से। तो यहां पे आ गया आपका 2। तो सही आंसर क्या होगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो यहां पे आपको 4 किताबें पढ़ने को मिल गई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बेबलेन ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में संस्थाओं को किस रूप में परिभाषित किया है? तो यहां पे एक चीज देखिए, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, ये किसकी किताब है? द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास बेबलेन की किताब है, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। अब इस किताब में इन्होंने संस्थाओं को किस रूप में परिभाषित किया है? समाज की जैविक संरचना के रूप में? नहीं। अगर ये यहाँ पे स्पेंसर लिखा होता तो हम समझ जाते। हावर्ड स्पेंसर समाज को क्या मानते हैं? एक जैविक संरचना के रूप में देखते हैं, लेकिन ऑर्गन दूर दूर तक जैविक संरचना के रूप में नहीं देखते हैं। दूसरा, विचार करने और जीवन जीने की स्थापित आदतें, वर्ग संघर्ष को दबाने के राजनीतिक उपकरण के रूप में, और ईश्वर द्वारा निर्मित नियम के रूप में। तो सिंपल परिभाषा है, अगर आपने नहीं भी पढ़ी है परिभाषा तब भी 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। यहां बात हो रही है द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास की, ठीक है, याद रखिए। यहां से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये अपने आप में। तो यहां पे बताइए संस्था की परिभाषा क्या है? संस्था विचार करने और जीवन जीने की स्थापित आदतें हैं, क्योंकि संस्था नियम बनाती है
और नियमों को चलते हुए वो हमारी जीवन की आदतों का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, चाहे वो पारिवारिक के नियम हो, चाहे विवाह के नियम हो, धर्म के नियम हो, कानून के नियम हो, ठीक है, चाहे वो शिक्षा के नियम हो, हम नियमों पर चलते हैं और जीवन के नियमों में अपने नियमों के अनुसार अपनी आदतों को डाल लेते हैं। यही संस्था की भूमिका के स्पष्ट करते हुए संस्था को परिभाषित किया है किसने? तो आपके वेबलेन ने। विलासी वर्ग का सिद्धांत भी दिया था, पढ़ा भी होगा आपने। जाति एक बंद वर्ग है, परंतु संरचनात्मक रूप से यह समाज में अंतर्निहित अंतर्विभाग के नियमों को लागू करने वाली एक साधारण संस्था भी है। ठीक है, जाति को बंद वर्ग के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो बताइए, पूरी परिभाषा पढ़ने का या पूरा स्टेटमेंट पढ़ने का कोई लॉजिक था? जरूरत ही नहीं है। आपको आखिरी की लाइन मालूम होना चाहिए, जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद समुदाय होता तो आंसर लगाते मैक्स वेबर, लेकिन जाति एक बंद वर्ग है 50 बार तो आप पढ़ चुके हैं। यहां पर वो कह रहे हैं कि जाति एक संस्था की तरह काम करती है, लेकिन जाति एक बंद वर्ग है, तो हम पूरा स्टेटमेंट क्यों पढ़ेंगे? ये तो आपको याद होगा ना, जाति एक बंद वर्ग किसने कहा है? जाति एक बंद वर्ग है, ये कहा है मजुमदार और मदान ने। तो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़कर 2 बार सोचने से अच्छा है कीवर्ड को समझ लीजिए, आंसर लगा दीजिए, इससे आपके समय बचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समुदाय की नहीं मानी जाती है? अब ध्यान से समझिएगा, तो संस्था की क्या विशेषता है, समुदाय की क्या विशेषता है? तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम इतना सिंपल क्यों पढ़ते हैं, कठिन से कठिन चीजें क्यों नहीं पढ़ते हैं? अरे क्वेश्चन देखिए ना पहले। अगर आपको विशेषता मालूम नहीं हो, फिर आपने 50 किताबें पढ़ी समुदाय पर लिखी हुई, क्या फायदा? बेसिक तो कवर कीजिए अपना कम से कम। तो कौन सी एक विशेषता समुदाय की नहीं मानी जा सकती? नहीं बोला गया है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए। तो पेंसिल से पेपर में जब आप पेन लेके आते हैं, लेकिन एक पेंसिल भी लेके जाइए, पढ़ते समय क्वेश्चन पर तुरंत गोला मारिए कि यहाँ पूछा क्या गया है, ताकि आप भटकेंगे नहीं। नहीं पूछा गया है तो इनमें से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं मानी जा सकती? अनिवार्य या स्वतः सदस्यता, सामान्य जीवन, अस्थायी प्रकृति और विशिष्ट नाम। बताइए। तो ये तो हम सब जानते हैं, एक समुदाय का हमेशा एक विशिष्ट नाम होता है, ये सही बात है। दूसरा, समुदाय में हम ऐच्छिक सदस्य नहीं होते, अपनी इच्छा से नहीं, हम जीवन होते पैदा होने से लेकर मरने तक हम समुदाय के सदस्य ही होते हैं। तो अनिवार्य सदस्यता होती है। कोई व्यक्ति भील समुदाय का है तो वो कितना ही पढ़ाई लिखाई कर ले, शहरों में खूब आधुनिक समाज का हो जाए, लेकिन तभी वो भील समुदाय का ही होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने समुदाय को अलग नहीं कर सकता अपने में से। तो समुदाय की सदस्यता तो पैदा होते ही मिल जाती है। सामान्य जीवन होता है, ये सही बात है, समुदाय का एक सामान्य जीवन होता है, एक जीवन शैली होती है। लेकिन समुदाय अस्थायी प्रकृति का होता है, ये गलत है। समुदाय स्थायी होता है। समितियां अस्थायी होती है क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। जैसे हित पूरे हो जाते हैं, पर्पस पूरा हो जाता है, क्या हो जाती हैं? ठीक है, वो समितियां समाप्त हो जाती हैं। क्लियर? तो याद रखिए, समितियां अस्थायी होती हैं, लेकिन समुदाय स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। तो ये अस्थायी प्रकृति समुदाय की विशेषता नहीं है। समाजशास्त्री चार्ल्स कूले के द्वारा प्राथमिक समूह की अवधारणा किस अन्य सामाजिक अवधारणा के सबसे निकट है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, अगर चाहे गेमनसॉफ्ट की बात हो, चाहे अंतर समूह की बात हो या प्राथमिक समूह की बात हो, सब एक ही है। गेमनसॉफ्ट की बात होती है तो टॉनिस का नाम आता है, अंतर समूह की बात होती है तो समनर का नाम आता है, और प्राथमिक समूह की बात होती है तो कूले का नाम आता है। तो बताइए, चार्ल्स कूले का प्राथमिक समूह किसके निकट होगा? यह निकट है गेमनसॉफ्ट के। अगर नगरीय समुदाय सेकेंडरी ग्रुप होता, द्वितीयक समूह, तो वो होता गेमनसॉफ्ट के। कस्बा को समाजशास्त्री रूप में निम्न में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो टाउन, कस्बा मतलब इंग्लिश में क्या होता है? टाउन। तो टाउन क्या है? टाउन क्या लघु समुदाय है? नहीं। टाउन एक नगरीय समुदाय है, टाउन एक राजनीतिक समिति है या अमूर्त संस्था है? सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। टाउन क्या है? एक नगरीय समुदाय है। कुछ क्वेश्चन तो बने ही बेतुके होते हैं, और ज्यादा सोचने से ही ये क्वेश्चन गलत होते हैं। इनमें ज्यादा सोचना नहीं है, आंसर लगाइए सीधा। जब समाजशास्त्री संस्था के उद्विकास की बात करते हैं तो लोक रीतियों को लोकचारों में परिवर्तन कब होता है? कोई भी लोक रीति कब लोकचार बन जाती है, कब बनेगी? पढ़ा है सबने? बताइए जल्दी से, आंसर लगाइए। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा लिखा है, मैं हट जाता हूं सामने से। कभी भी कोई भी फॉक वेव्स यानी कोई भी लोक रीति, ठीक है, लोकाचार कैसे बन जाती है? यानी आसान भाषा में कहें तो जो कभी कोई भी प्रथा जो होती है, ठीक है, कोई भी लोकाचार जो होती है, आपकी जो प्रथाएं होती हैं, वो लोकाचार कैसे बन जाती हैं? बात ये हो रही है, जब कानून द्वारा उसे मान्यता मिल जाती है। नहीं, अगर कानून द्वारा मान्यता मिल गई तो वो लोकाचार नहीं कहलाएगी, तब वो क्या बन जाएगी? तब वो नियम बन जाएगी, तब वो संस्था बन जाएगी। जब लोकाचार के साथ समूह के कल्याण की भावना जुड़ जाती है,
जब राज्य उनके उल्लंघन पर दंड देना शुरू करता है कि नहीं, राज्य कभी भी कानून के उल्लंघन पर दंड देता है, किसी परंपरा के उल्लंघन पर दंड नहीं देता है। जब वे लिखित रूप में संहिताबद्ध हो जाती हैं, अगर कोई भी लोकाचार या कोई भी लोकोक्ति या कोई प्रथा लिपिबद्ध हो गई तो वो क्या बन जाएगी, वो संसद का अधिनियम बन जाएगी। यानी सही आंसर क्या है, सही आंसर है कि जब भी कोई लोकाचार में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है, जब समाज के समुदाय को, लोगों को लगता है कि ये जो प्रथा है, ये जो परंपरा है, ये हमारे समाज के लिए भलाई वाली है, तो सभी लोग क्या करते हैं, फिर उसे लोकाचार के रूप में अपनाने लगते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने समुदाय के स्थान पर सामाजिक शांतता और ग्रामीण नगरीय शांतता की अवधारणा पर अधिक बल दिया है? ठीक है, अब देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, आपको यह मालूम होना चाहिए ग्रामीण नगरीय शांतता की अवधारणा किसने दी है। तो ग्रामीण नगरीय शांतता की अवधारणा किसने दी है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, यह आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, आपके यूनिट नंबर 6 में शामिल है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यूनिट नंबर 1 में ही सब कुछ क्यों नहीं पढ़ाया आपने, यूनिट नंबर 6 में क्यों छोड़ा हुआ है। तो भैया पेपर का नेचर अलग अलग होता है, जब इस टॉपिक को यूनिट नंबर 1 में पूछेंगे तो इस तरह से पूछेंगे, और यूनिट नंबर 6 में जब पूछा जाएगा तो ग्रामीण समाज के पर्सपेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में से किसने संस्था को प्रतिमानित संबंधों की एक अपेक्षाकृत स्थायी व्यवस्था के रूप में देखा है। ठीक है, अब यहां पे कीवर्ड है, कीवर्ड अगर समझ में आ गया तो आंसर लग जाएगा, कीवर्ड अगर समझ में नहीं आया तो पेपर बिगड़ जाएगा। ठीक है, रट्टा मारी है, खूब रट्टा मारी है, काम नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा पूरा सोशियोलॉजी कीवर्ड पर टिकी है, बेसिक कीवर्ड अगर याद है तो परिभाषा याद रहती है, स्टेटमेंट याद रहते हैं। तो यहां बोला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित विचारकों में से किसने संस्था को प्रतिमानित संबंधों की अपेक्षाकृत स्थायी व्यवस्था के रूप में देखा है। ठीक है, हमें देखिए 50 हजारों परिभाषाएं हैं समाजशास्त्र में, एक एक टॉपिक में 50 परिभाषाएं हैं, कितनी पढ़ेंगे। अगर आप परिभाषा ही रट्टा मार रहे हैं तो भूल जाइए, आप 150 में से 70 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो लोग फैक्ट्स पढ़ के जा रहे हैं, डेटा पढ़ के जा रहे हैं, केवल जिन्होंने यूथ कंपटीशन की किताब खरीद ली है, डेटा याद कर रहे हैं, बस फैक्ट्स याद कर रहे हैं, परिभाषा रट्टा मार रहे हैं, गारंटी लीजिए वो 70 से 80 क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ सकते। सीधी सी बात है। अगर आपको 125 तक पहुंचना है तो पूरे 10 की 10 इकाइयां अच्छे से पढ़ के जाइए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप वहां तक पहुंच पाएंगे। चलिए अब यहां पे बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, नेहा जी बहुत सही, विक्रम जी बहुत अच्छे, 2 लोगों ने अभी तक आंसर दिया है, बाकी लोग आंसर कब देंगे भाई। क्वेश्चन मैसेज 10 बार आते हैं कि सर क्लास कब शुरू होगी, क्लास कब शुरू होगी। जब क्लास लाइव क्लास शुरू हो गई, रिवीजन क्लास शुरू हो गई तो फिर जवाब देते नहीं है। ठीक है, इतने लोग बैठे हुए हैं, जवाब केवल 3-4 लोग ही दे रहे हैं बस। भले गलत जवाब दीजिए, गलत सही महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने पहले भी कहा। हाँ, तुक्का मत मारिए क्योंकि माइनस मार्किंग है इस बार, तुक्के से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे शब्द आता है प्रतिमानित, पैटर्न की बात होती है, और जब भी बात आती है पैटर्न की तो एक शब्द आता है पैटर्न वेरिएबल, याद आ गया। और जब पैटर्न वेरिएबल की बात आती है तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा पार्सन, कि पार्सन ने पैटर्न वेरिएबल की बात करी है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है अगर आपको नहीं भी मालूम है तो थोड़ा लॉजिक लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, समाजशास्त्र में सेंसरशिप कानून न्यायालय को निम्नलिखित में से किस रूप में देखा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, समाजशास्त्र में सेंसरशिप को, कानून को और कोड को, न्यायालय को किस रूप में देखा जाता है। ऐच्छिक समितियों के रूप में, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की संस्थाओं के रूप में, प्राथमिक समुदाय के रूप में, या अनौपचारिक लोकरीति के रूप में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो अनौपचारिक नहीं हो सकता, कभी कोई कोड क्या अनौपचारिक होता है, नहीं होता है। प्राथमिक समूह, क्या प्राथमिक समूह में कोड होता है, क्या प्राथमिक समूह में सेंसरशिप होती है, क्या नहीं होती है, तो ये भी हट गया। ऐच्छिक समिति, यहां बात आ रही है कोड, यहां बात आ रहा है कानून, यहां पे जो बात आ गई नियम की, यहां पर्पस नहीं है, नियम को लागू करना है, और नियम की जब बात आती है तो समिति की बात नहीं होती है, नियम की जब बात आती है तो संस्था की बात आती है, यानी ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की संस्थाएं हैं। एक ग्राम को समुदाय मानना कहां तक उचित है, इस संदर्भ में किस समाजशास्त्री ने ग्रामीण समुदायों के पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण पर प्रारंभिक कार्य किया है। ठीक है, ध्यान समझिए, क्या पूरा स्टेटमेंट जरूरत है पढ़ने की। यहां 2 बातें क्लियर है, यहां से 2 प्रश्न और बन सकते हैं। पहली बात तो ये, एक ग्राम को समुदाय मानना कहां तक उचित है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा, ग्रामीण समुदाय के अध्ययन में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल अप्रोच किसने दी है।
कि ग्रामीण समुदाय अपने आसपास के पर्यावरण से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, उसके परिवेश को अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो ये पारिस्थितिकी अध्ययन की जब बात आती है तो नाम आता है सीजे गॉल्पिन का। सीजे गॉल्पिन ने 1915 में इकोलॉजिकल अप्रोच के माध्यम से ग्रामीण समाज को समझने का कार्य किया था। तो ये स्टेटमेंट और इकोलॉजिकल अप्रोच दोनों याद होनी चाहिए। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य एक समिति है क्योंकि इसमें व्यक्तियों का संगठित ढांचा होता है। राज्य की कार्यप्रणालियां जैसे कानून, संविधान, संस्थाएं हैं और राज्य सरकार राज्य रूपी समिति का कार्यकारी अंग है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से समझिएगा। राज्य एक समिति है क्योंकि व्यक्तियों का संगठित ढांचा है, सही बात है। ठीक है, वही सरकार जो बनती है या जो मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो लोगों का समूह से बनती है ना, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनती है। तो राज्य एक समिति है, ये तो सही बात है। लेकिन राज्य की जो कार्यप्रणाली होती है, राज्य जो कानून बनाती है, राज्य जो कानून लागू करती है, उस समय वो संस्था की भूमिका निभाती है, तो ये भी सही बात है। और सरकार राज्य रूपी समिति का कार्यकारी अंग है। सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट क्या है? राज्य का ही तो कार्यकारी भाग है, एग्जीक्यूटिव कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, जो आपको दिखाई देता है। यानी तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं। समाज में संस्थाएं वे नियामक प्रतिमान हैं जो निर्धारित करते हैं कि सामाजिक संबंधों के अंतर्गत कौन से कार्य वैध हैं, कौन से अवैध हैं। यह कथन किसका है? ठीक है, यहां पे एक शब्द आ गया है वेरिएबल, पैटर्न। जब पैटर्न की बात आती है तो प्रतिमान क्या बताते हैं? कौन सा व्यवहार अच्छा है, कौन सा व्यवहार गलत है। तो हमेशा हम चुनाव करते समय यही तो सोचते हैं कि हमारा उठाया गया कदम सही है कि नहीं है। इसी को लेकर पैटर्न वेरिएबल की बात करी है किसने? बात करी है पार्सन ने। तो आंसर क्या आएगा? पार्सन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामुदायिक भावना, कम्युनिटी, आपके सेंटीमेंट का अनिवार्य हिस्सा मैकाइवर और पेज द्वारा नहीं बताया गया है? मैकाइवर और पेज ने समुदाय का एक अनिवार्य हिस्सा होता है वो नहीं बताया है। बताइए क्या है? तो ऐसी कौन सी विशेषता है समुदाय की जो मैकाइवर पेज ने इसका उल्लेख नहीं किया है, या मैकाइवर पेज के अनुसार वो समुदाय की विशेषता नहीं होती है या समुदाय का भाग नहीं होता है? हम की भावना, भूमिका की भावना, निर्भरता की भावना, तार्किक संविदा की भावना। तो कौन सा लक्षण है मैकाइवर पेज के अनुसार जो एक समुदाय में होता है, या क्वेश्चन पूछा गया है नहीं होता है? तो समुदाय में हम की भावना तो होती है, समुदाय में भूमिका की भावना होती है, हर व्यक्ति की भूमिका निर्धारित होती है, समुदाय में डिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे पर निर्भरता होती है, लेकिन समुदाय में किसी प्रकार का संविदा नहीं होती है, किसी प्रकार की तार्किकता नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ट्रेड यूनियन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को समाजशास्त्र के अंतर्गत किस श्रेणी में रखना उपयुक्त होगा? तो ट्रेड यूनियंस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब ट्रेड यूनियन क्या संस्था है? नहीं, ट्रेड यूनियन पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है, श्रमिकों के कल्याण के लिए, श्रमिकों के अधिकारों के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, हड़ताल करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाई गई हैं, अपनी बात मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इसका मतलब ट्रेड यूनियन के पीछे क्या है? एक पर्पस है। उसी प्रकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? उद्योगपतियों का संगठन है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उद्योगों में रियायत प्राप्त करने के लिए, टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पूंजी निवेश करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम करता है। व्यापारियों का संगठन होता है। यानी चाहे ट्रेड यूनियन हो या चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, इनके पीछे पर्पस है। इन्हें नियम कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ये कोई नियम रेगुलेशन का काम नहीं करते हैं, इसलिए संस्था तो हो ही नहीं सकते। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स या ट्रेड यूनियन क्या होंगे अपने आप में? ये अपने आप में क्या हुए? क्या संस्थाएं हैं? नहीं। ठीक है, स्वार्थ आधारित विशिष्ट समितियां हैं, प्राथमिक समुदाय है? नहीं। स्वतः विकसित प्रथाएं हैं? नहीं। क्या ट्रेड यूनियन अपने आप डेवलप हो जाता है? नहीं, बनाया पड़ता है, संगठन हमेशा बनता है। इसका मतलब ये क्या है? ये अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए बनाई गई विशिष्ट समितियां हैं, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई समितियां हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। जब कोई समाजशास्त्री कहता है कि संपूर्ण समाज संस्थाओं का एक संजाल या जटिल ढांचा है, तो वह समाज के किस स्वरूप को रेखांकित कर रहा होता है? तो यूजीसी नेट की परीक्षा का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी आप किसी हाबी दोपहर में किसी ने मैसेज किया था कि सर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमसे बन नहीं रहे हैं। बन इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर आपने केवल नेट क्लियर कर लिया है या सेट क्लियर किया है और डेटा पढ़ के गए थे, पेपर आ गया, या वो तो एक सर्टिफिकेट है, बाउंड्री पे नंबर लाएंगे तब भी क्लियर हो जाता है। लेकिन जब बात आती है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, तो उसके लिए पढ़नी पड़ती किताबें। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, अगर आपने नेट सेट क्लियर किया है लेकिन अच्छे से पढ़ के नहीं किया है, तो समस्या आ सकती हैं।
इसलिए अभी भी समय है, ऑथेंटिक किताबों को पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हैं तो जो भी कंटेंट है उसको 3 से 4 बार पढ़िए, एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो बताइए, जब कोई समाजशास्त्री कहता है कि संपूर्ण समाज संस्थाओं का एक संजाल है, तो वह समाज के किस स्वरूप को रेखांकित करता है? यानी समाज संस्थाओं से बना हुआ जाल है, नेटवर्क है। तो इसका मतलब क्या है? समाज का मूर्त स्वरूप नहीं, संस्थाएं तो मूर्त होती नहीं है, हटा दीजिए। समाज का अमूर्त और संस्था का स्वरूप, समाज का भौगोलिक स्वरूप, संस्था भौगोलिक रूप की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, समुदाय के लिए भौगोलिक स्वरूप होना जरूरी है। समाज का उद्विकासीय उद्विकास विहीन स्वरूप नहीं, संस्थाएं हमेशा स्वतः डेवलप होती हैं, उद्विकासी स्वरूप होता है, उद्विकासी विहीन कभी नहीं होती संस्थाएं। तो सही आंसर क्या है? समाज का अमूर्त और संस्था का स्वरूप को दिखाती है। तो इसमें क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन अलग है, लेकिन आपको चीजों को हटा के एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। क्लियर? तो ये 50 क्वेश्चन थे जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 में हमने 2-3 टॉपिक को क्वेश्चन देखे आज, समुदाय, संस्था और समिति पर। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा परिस्थिति और भूमिका पर। तो कल हम परिस्थिति और भूमिका, स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक पर 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुलाकात होगी दोपहर 3 बजे, और दोपहर 3 बजे के लेक्चर में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, परिस्थिति और भूमिका, यूनिट नंबर 1 का तीसरा टॉपिक है। 2 लेक्चर हो चुके हैं, कल 50 क्वेश्चन उस टॉपिक पे कवर करेंगे। तो परिस्थिति और भूमिका पढ़कर रखिएगा, कल उस टॉपिक से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 15 मई को ही हमारा कोर्स पूरा हो चुका है, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आया था 26 दिसंबर को, 28 दिसंबर को बैच शुरू हुआ था, 15 मई को बैच पूरा हो चुका है। तो पूरा कंटेंट है, फर्स्ट पेपर और सोशियोलॉजी पूरा है, टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, मॉक टेस्ट भी अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है हो चुका है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलेगा। लाइव पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आखिरी के 2 महीने में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जा सकता। लेकिन हाँ, रिवीजन आपका डेली चलेगा, तो रिवीजन में आपकी चीजें कवर होती चली जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि हमें केवल नोट्स चाहिए, तो केवल नोट्स नहीं मिलेंगे। नोट्स केवल उन्हीं स्टूडेंट को मिलेंगे जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है उन्हें नोट्स नहीं मिल सकते। नोट्स आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। जो क्लास में पढ़ाया गया है उसी को नोट्स के रूप में घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। इसका अतिरिक्त शुल्क होगा, जो कल शाम को 8 बजे आपको बता दिया जाएगा। कल है 20 तारीख। ठीक है, चलिए, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें, अभी भी बहुत से लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अभी भी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम तैयार कर लेंगे, हमने नेट क्लियर कर ही लिया है, सेट क्लियर हमारा हो ही गया है। लेकिन सेट का सिलेबस अलग होता है और एपी का सिलेबस अलग होता है। सेट सर्टिफिकेट का एग्जाम है और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एक नौकरी का एग्जाम है, एक पोस्ट का एग्जाम है। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से पढ़िए। अगर आपका कंटेंट पूरा है, तैयार कर चुके हैं, फिर जरूरत नहीं है कोर्स परचेज करने की, फिर तो अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। लेकिन अगर आपकी 10 में से 6-7 यूनिट तैयार हैं और सोचा कि 2-3 यूनिट तो छोड़ देते हैं, तो काम रुक जाएगा, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है। तो पूरा पढ़ना है अच्छे से आपको। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।